रात का समय था। हर तरफ अंधेरा था। ऋतिक अपनी कार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। वह एक गांव से गुजर रहा था। वही उस सड़क पर एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। ऋतिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था, इसलिए उसने उस मंदिर के दर्शन करने के बारे में सोचा। ऋतिक ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगा। ऋतिक एक गोरे रंग का लड़का था जो काफी अमीर था। ऋतिक देखने में काफी अच्छा था, इसी कारण से काफी लड़कियां उसे पसंद करती थी। ऋतिक करीब 32 वर्ष का था। ऋतिक मंदिर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लड़की की आवाज, प्लीज हेल्प। ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने अपने आसपास नजर घुमाई, फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। ऋतिक को लगा कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसी आवाज सुनाई दे रही है और शायद यह उसकी कोई गलतफहमी है। ऋतिक ने फिर से मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू किया, परंतु उसे फिर से लड़की की आवाज सुनाई दी। उस लड़की की आवाज में दर्द और डर की भावना भरी हुई थी। अब ऋतिक को यकीन हो गया कि सच में किसी को उसकी मदद की जरूरत है और इसलिए उसने हर तरफ उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, जिससे उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। मंदिर के आसपास सिर्फ जंगल ही था, इसलिए उसे उस लड़की को ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, परंतु उस लड़की की आवाज अभी भी आ रही थी। इसलिए उसने उस लड़की की आवाज का पीछा करने के बारे में सोचा और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि 4 आदमी एक औरत के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वह औरत करीब 30 साल की थी। एक आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरा आदमी उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था और बाकी के 2 आदमी उसे काफी गंदी नजर से देख रहे थे। ऋतिक बिना समय बर्बाद किए उनके पास पहुंच गया। ऋतिक चिल्लाया, क्या हो रहा है यह सब? पहला आदमी दिख नहीं रहा क्या? जा यहाँ से और अपना काम कर। ऋतिक लीव हर। दूसरा आदमी, अपनी यह अंग्रेजी कहीं और फेंकना। ऋतिक, मैंने बोला छोड़ो उसे। तीसरा आदमी, और नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? ऋतिक ने बिना सोचे समझे उसे एक लात मारी और वह आदमी गिर गया। पहला आदमी, तू हीरो क्यों समझता है अपने आप को? ऋतिक, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना। चौथा आदमी, वरना क्या? ऋतिक, वरना किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दूसरा आदमी, ओहो, डायलॉग बोले जा रहे हैं। देख, हम यहाँ से बिना इस लड़की के नहीं जाएंगे ऋतिक, और मैं तुम्हें इसे कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा। उस औरत ने ऋतिक की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखा। पहला आदमी, अरे तो आजा, तू भी मजे ले ले, सारे भाई साथ मिलकर मजे लेंगे। ऋतिक ने बिना समय बर्बाद किए उस आदमी को एक थप्पड़ लगा दिया। बाकी के 2 आदमी ऋतिक की तरफ बढ़ने लगे, परंतु पहले आदमी ने उन्हें रोक दिया। पहला आदमी, तुझे क्या लगता है तू इस लड़की को हमसे बचा ले जाएगा और इस लड़की की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी? ऋतिक, मतलब क्या है तुम्हारा? पहला आदमी, यह एक गांव है। यहाँ लड़की को ऐसी हालत में देखा तो गांव वाले इसकी जान ले लेंगे और अगर तू इसे घर छोड़ने गया तो वह यही समझेंगे कि तू और यह। ऋतिक, चुप करो। तीसरा आदमी, सच तो यही है कि आज इसकी जिंदगी खराब होनी ही है, क्योंकि तेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। यह क्या जवाब देगी कि इसका तेरे साथ क्या रिश्ता है? वह लड़की यह बातें सुनकर काफी डर गई। ऋतिक, पर मैं ऐसे ही तुम्हें इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वह लड़की रोने लगी और वह चारों आदमी हंसने लगे। तीसरा आदमी, देख ले, अभी ही इसकी ऐसी हालत है तो सोच अगर तू इसे बचा कर ले भी गया तो क्या हो जाएगा?
जिंदगी तो उसकी बर्बाद हो ही गई ना, इसको ऐसे फटे हुए कपड़ों में देखकर कौन इसे अपने गांव में रहने देगा। लोग गलत ही सोचेंगे इसके बारे में। ऋतिक ने कुछ समय सोचा और फिर अपना कोट उतारकर उसमें से एक डब्बी और मंगलसूत्र निकाला। ऋतिक उस लड़की की तरफ बढ़ा, उसने उसे मंगलसूत्र पहनाया और फिर डब्बी खोली। डब्बी के अंदर सिंदूर था। उसने सिंदूर से उस लड़की की मांग भर दी और फिर उसे अपना कोट पहना दिया। वह लड़की आश्चर्य से देखने लगी और बाकी के चारों आदमियों को गुस्सा आने लगा। चौथा आदमी, तुझे क्या लग रहा है कि तू ऐसे ही कोई फिल्मी सीन बनाएगा और हम तुझे और इसे छोड़ देंगे? दूसरा आदमी, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है कि तू ऐसे ही शादी कर लेगा और हम मान जाएंगे। ऋतिक, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बाकी है। परंतु मैं ऐसे ही इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वह किया। पहला आदमी, अब जो हमें सही लगेगा हम वह करेंगे। फिर चारों आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे परंतु ऋतिक बीच में आकर खड़ा हो गया। ऋतिक अब एक कदम और आगे बढ़ाया तो याद रखना कि अच्छा नहीं होगा। मैंने उसको अपनी पत्नी मान लिया है, इसलिए अब उसकी हर एक मुश्किल मेरी मुश्किल है और उसे मुश्किल से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। पहला आदमी, वे क्यों किसी लड़की के चक्कर में मरने के लिए चले आया है? ऋतिक, सिर्फ लड़की नहीं है, वह मेरी पत्नी है। दूसरा आदमी, बहुत हुई तेरी डायलॉग बाजी। वो चारों आदमी ऋतिक को मारने के लिए आगे बढ़े पर ऋतिक ने हार नहीं मानी और अपने मुक्के और थप्पड़ों से उन्हें हरा दिया। वे चार आदमी ऋतिक और उस लड़की को छोड़ते हुए वहां से भाग गए। वह लड़की रोने लगी। ऋतिक ने उसकी तरफ देखा। ऋतिक ने उसके कंधों पर हाथ रखा और वह लड़की यह देखकर डर गई। ऋतिक, डरो मत, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वैसे मेरा नाम ऋतिक है और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने रोते रोते बताया कि उसका नाम पल्लवी है। ऋतिक, अब शादी करी है तो नाम तो पता होना ही चाहिए ना? उस लड़की ने ऋतिक की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखा परंतु ऋतिक मुस्कुरा दिया। ऋतिक, मुझे पता है कि तुम बोलोगी कि शादी कोई मायने नहीं रखती। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। उन लोगों ने जो बोला सही बोला। मैं जानता हूं कि गांव में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो लोग साथ छोड़ देते हैं। इसलिए तुम ही बताओ कि फिर तुम कहाँ जाओगी? तुम बताओ कि क्या कोई तुम्हारा साथ देगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, परंतु यह मत सोचो कि मैंने यह सब सिर्फ बोलने के लिए किया है। पल्लवी मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं आपको इन सब के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और मेरा एक बेटा है। 4 साल का ऋतिक को आश्चर्य हुआ यह सब जानकर। पल्लवी, मैं समझती हूँ कि आप एक विधवा से शादी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। और वैसे भी मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली ही थी क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी एक विधवा को नहीं जीने देते। ऋतिक, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम विधवा हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुम्हारा बेटा है, मुझे उस बात से भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मेरी खुद की 1-2 साल की बेटी है। इस बार पल्लवी आश्चर्यचकित थी। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।